नमस्कार साथियों, साध्य एकेडमी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित समाजीकरण की प्रक्रिया को समझना होगा। आज हम बाल विकास की अगली कड़ी के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया को समझेंगे। इससे पहले जो हमने बाल विकास की कुछ क्वेश्चन सीरीजों के माध्यम से जिन सिद्धांतों को समझा, जैसे समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की का, उससे पहले हमने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को समझा, और आज हमारा जो उसी बाल विकास की अगली कड़ी में समाजीकरण की प्रक्रिया को समझना है कि समाजीकरण के कौन कौन से घटक हैं, समाजीकरण के कौन कौन से साधन हैं, उन साधनों को किस तरीके से बालक के विकास में सामाजिक गुणों को, सामाजिक कौशलों को, सामाजिक मूल्यों को या अपने व्यक्तित्व के निर्माण में समाजीकरण की प्रक्रिया किस तरीके से प्रभावित करती है। तो साथियों, आज की जो महत्वपूर्ण जो क्लास है वह है हमारी समाजीकरण को प्रक्रिया को समझना, क्योंकि समाजीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो बाल विकास के क्षेत्र में भिन्न भिन्न परीक्षाओं में उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और उनमें हम कहीं न कहीं प्राथमिक और द्वितीयक साधनों के रूप में जिन जिन उनसे और जुड़ी हुई साधन उप साधन है उनके बारे में हम जानेंगे कि साथियों किस तरीके से समाजीकरण की प्रक्रिया हमारे बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो साथियों, समाजीकरण से संबंधित हमारा जो क्वेश्चन सीरीज है, उस क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है बाल विकास के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक कौशलों को सीखना क्या कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन समाजीकरण की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन अधिगम की प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन सामाजिक प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तो साथियों 4 ऑप्शन है, आप निश्चित रूप से सही उत्तर का चयन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विरोधाभास होता है। 4 ऑप्शन इस तरीके से होते हैं, वो क्वेश्चन से कहीं ना कहीं ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद ये होगा ये होगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि बाल विकास के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया या उसके कौशलों को विकसित करने के लिए जो एक प्रक्रिया के रूप में योगदान देती है बालक के विकास में, वो ऑप्शन है आपका समाजीकरण की प्रक्रिया। तो समझे होंगे समाजीकरण की प्रक्रिया। सोशलाइजेशन, और यहाँ मैं समझता हूँ एक विरोधाभास के रूप में ये आपका सही आंसर है, और विरोधाभास के रूप में आप सामाजिक प्रक्रिया को समझ रहे होंगे। तो यहाँ साथियों यहाँ ध्यान देना, क्योंकि समाजीकरण सामाजिक प्रक्रिया का ही, सामाजिक विकास का एक हिस्सा है। समाज के जो मूल मानदंडों को सीखने की जो प्रक्रिया है, कौशलों को सीखने की जो प्रक्रिया है समाज सांस्कृतिक का आधार में, तो वह हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया है। क्योंकि समाजीकरण और सामाजिक प्रक्रिया दोनों में अंतर समझ लें। सूक्ष्म अंतर हमें कहीं ना कहीं आगे भी हमें पढ़ने के लिए उस सिद्धांत को या उस प्रक्रिया को समझने में सहायता करेगा। तो यह सामाजिक जो प्रक्रिया है बालक के संपूर्ण सामाजिक संबंधों को, संपूर्ण सामाजिक क्रियाकलापों को करने का एक बड़ा आधार है, बड़ा संदर्भ है, और उसी संदर्भ की जो सीखने की जो प्रक्रिया है, कौशलों को सीखने की प्रक्रिया है, उसे समाजीकरण कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि बालक के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान, आधार या संदर्भ सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं। तो ये यहाँ पर आपका सही उत्तर समाजीकरण होगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाल विकास में समाजीकरण के प्रमुख कारक हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है घर परिवार, दूसरा है दूरसंचार, तीसरा है पुरस्कार एवं दंड, चौथा है उपरोक्त सभी। मैं समझता हूं भाई एक क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, और जहां तक साधनों की बात रही तो एक बार इस पर हम दृष्टि डाल लें कि समाजीकरण के साधन कौन से, सोशलाइजेशन के अप्रोच, समाजीकरण के साधन, अप्रोच सोशलाइजेशन यानी अप्रोच ऑफ सोशलाइजेशन। तो देखो समाजीकरण का सबसे पहला जो साधन बनता है घर परिवार, दूसरा जो साधन बनता है समाज विद्यालय, समूह, दूरभाष
आईसीटी के साधन, जिन्हें हम आईसीटी के साधन कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और एक और भी महत्वपूर्ण साधन है पुरस्कार एवं दंड। ये समाजीकरण के महत्वपूर्ण साधन है और इनके विषय में मैं आपको सूक्ष्म बता दूं कि देखो, घर परिवार जिस समाजीकरण का प्राथमिक साधन है। और भी जैसे क्वेश्चन आएंगे बताता जाऊंगा। और समाज से लेकर के ये आपके द्वितीयक साधन होते हैं, सेकेंडरी एब्जॉर्ब। समाज, विद्यालय, समूह, दूरभाष, जो आईसीटी है, पुरस्कार एवं दंड, ये सब हमारे आपके द्वितीयक साधन है। जिसमें पुरस्कार एवं दंड एक ऐसा साधन है जो बालक के उत्तरदायित्वों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक एक शक्ति देता है या मनोवैज्ञानिक साधन के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखना, और भी इनसे जुड़ी हुई चीजें होंगी, जैसे घर परिवार के साथ और कौन कौन है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो समाजीकरण के उस टॉपिक को हम समझते जाएंगे। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आप इसे समझे होंगे। अब सीरीज का अगला क्वेश्चन हम तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि समाज के मूल्य एवं मानदंडों के प्रति अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, दूसरा ऑप्शन है अधिगम, तीसरा ऑप्शन है अभिवृद्धि और चौथा ऑप्शन है समाजीकरण। तो मैं समझता हूं कि समाज के मानदंड और मूल्यों को अथवा कौशलों को जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण है। इसका सही आंसर है समाजीकरण। ये पहले भी क्वेश्चन में, क्योंकि ये हम समाजीकरण से जुड़े हुए जो सरल, मध्यम या कठिन क्वेश्चन है उन सबको आपके सामने, जिससे कि हमारे कहीं ना कहीं उस सिद्धांत से, उस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आप इसके सही आंसर का चयन कर लिया हुआ। इसका सही आंसर है समाजीकरण। अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक समाजीकरण के घटक में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन भाई बहन एवं मित्र, दूसरा ऑप्शन दादा दादी एवं रिश्तेदार, तीसरा ऑप्शन माता पिता, चौथा ऑप्शन माता पिता भाई बहन। यानी कि प्राथमिक समाजीकरण के घटक में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर साथियों, आप इस बात को एक बार मैं यहाँ कर दूं, इसका सही आंसर है भाई बहन एवं मित्र। यानी कि भाई बहन तो हैं लेकिन मित्र नहीं है। बाकी आपके सभी ऑप्शनों में दादा दादी, रिश्तेदार, माता पिता भाई बहन, ये आपके प्राथमिक समाजीकरण के घटक या उनके जो संबंधों की प्रक्रिया में प्राथमिक समूह कहे जाते हैं। तो इस चीज पर आपको विशेष ध्यान होना चाहिए कि पहला ऑप्शन जो भाई बहन और उसमें मित्र जुड़ा हुआ है, यही इसमें नहीं होगा। फिर एक बार समझ लेते हैं समाजीकरण के। देखिए, यहाँ समझने की बात है, समाजीकरण के जो घटक हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 और नंबर 2। पहला जो घटक है वो हमारा प्राथमिक घटक। इसके अंतर्गत जो हमारे जैसे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दादा दादी, पड़ोस, इस तरीके से प्राथमिक घटक में कही जाती है। द्वितीयक जो घटक है, दूसरा घटक है द्वितीयक। द्वितीयक घटक में जैसे समाज, समूह, साथी, मित्र, विद्यालय, जितने भी आपके जो समाज के जो घटक हैं
उनसे जुड़े हुए जैसे विद्यालय है, साथी समूह है, मित्र है, ये सभी हमारे द्वितीय घटक के जाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्राथमिक घटक है इसको हम प्राथमिक समूह भी कहते हैं, और जितना भी जो हमारा ये द्वितीयक घटक है इसे हम द्वितीयक समूह भी कहते हैं, अथवा प्राथमिक समाजीकरण का प्राथमिक समूह और समाजीकरण का द्वितीयक समूह। इसकी प्राथमिक समूह की जो विशेषता है वह है व्यक्ति उन्मुखी। ध्यान देना, क्यों जो व्यक्ति के प्रति सापेक्ष संबंधों के प्रति सापेक्षता है उसे हम प्राथमिक समूह या प्राथमिक घटक के संबंधों में जो हमारी विशेषता रहती है व्यक्ति के प्रति उन्मुखता रहती है अथवा व्यक्ति सापेक्ष। और जो द्वितीयक घटक की जो रहती है वो उद्देश्य मुखी होती है, लक्ष्योन्मुखी, यानी लक्ष्य के सापेक्ष। अगर यहाँ पर हमारा जो भी संबंध है द्वितीय घटक में वो किसी न किसी उद्देश्य के आधार पर जुड़ता है, और अगर हमारा प्राथमिक घटक में अगर कोई संबंध है तो हमारे यहाँ व्यक्तिगत रिलेशन के आधार पर जुड़ता है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ गए होंगे, परंतु यहाँ ऑप्शन के आधार पर भाई बहन और मित्र आपका प्राथमिक समाजीकरण के घटक में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। समाजीकरण के प्रकार हैं। क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, समाजीकरण के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन प्राथमिक समूह, दूसरा ऑप्शन द्वितीय समूह, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ आपको मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सही पहुंच गए होंगे कि यहाँ आपका सही आंसर है दोनों। तो साथियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उद्देश्यमुखी समाजीकरण के साधन में सम्मिलित नहीं है। यही मैंने जो मैं अभी यहाँ तथ्य स्पष्ट किया है उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि हम समाजीकरण से जुड़ी हुई चीजों को ला रहे हैं कि समाजीकरण में सरल से सरल, कठिन से कठिन किस तरीके की शब्दावली के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर जो क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ उद्देश्यमुखी समाजीकरण के साधन में सम्मिलित नहीं है। तो पहला है घर परिवार एवं पड़ोस, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है संगठन और चौथा है कार्यालय। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर है पहला, घर परिवार एवं पड़ोस, क्योंकि उद्देश्यमुखी समाजीकरण के साधन में विद्यालय, संगठन, कार्यालय, संघ, मित्र, सम समूह, साथी, ये सभी हमारे उद्देश्यमुखी होते हैं, और घर परिवार हमारे समाजीकरण के घटक में या समाजीकरण के साधन के रूप में वो होता है व्यक्त्योन्मुखी। समझे होंगे, तथ्य की बात है, क्योंकि चीज को केवल हम केवल स्रोत से पढ़े। अगला क्वेश्चन साथियों, समाजीकरण का मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है समसमूह, दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार एवं दंड, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय और चौथा ऑप्शन है दूर संचार। तो मैं समझता हूं कि यहाँ आप इसी तथ्य से जो स्पष्टीकरण किया है उससे इसका सही आंसर पहुंच गए होंगे, क्योंकि समाजीकरण का जो मनोवैज्ञानिक साधन है वो पुरस्कार एवं दंड है। ठीक है, सात समूह समसमूह कौन सा साधन है समाजीकरण का? ये एक द्वितीयक साधन है। विद्यालय कौन सा? द्वितीयक साधन है। दूरभाष कौन सा? आईसीटी का साधन है। तो यहाँ पर कुछ चीजों को हम यहाँ स्पष्ट करण से ही समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, किस अवस्था के समाजीकरण की प्रक्रिया में साथी समूह का प्रभाव पड़ता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो यहाँ साथियों किस अवस्था के समाजीकरण की प्रक्रिया में साथी समूह का प्रभाव पड़ता है? तो ये अवस्थागत है, किसी भी अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया किस स्तर पर होती है? तो छोटा सवाल है, समाजीकरण से जुड़ी हुई बात है, परंतु यहाँ चार ऑप्शन है, यहाँ कहीं ना कहीं हमें उलझन होगी कि कौन सी अवस्था ऐसी है जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया में उस साथी समूह का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हुआ किशोरावस्था। फिर भी एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यदि समाजीकरण
की प्रक्रिया में साथी समूह या मित्र का प्रभाव पड़ता है तो सिर्फ पोर्शन किशोरावस्था पर पड़ता है। और अगर यही बात आ जाती है कि मित्र चयन, समाजीकरण की जो मित्र चयन की प्रक्रिया है, मित्रों के चयन की प्रक्रिया है, तो वहां पर बाल्यावस्था, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया में मित्र चयन की प्रक्रिया है तो वहां बाल्यावस्था होगा। तो यहाँ ये बात ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी अवस्था का कहीं न कहीं समाजीकरण आयुगत, जैसे ही जैसे समाज में बालक की आयु बढ़ती है तो उसके क्रियाकलापों में वो सक्रियता आती है, तो उन सक्रियताओं के आधार पर जैसे उसके संबंध को प्रभावित करने की जो क्रिया होती है वो किशोरावस्था में होती है। तो साथियों, अगला क्वेश्चन, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में उनके व्यवहारों को प्रोत्साहन देना समाजीकरण की कौन सी शैली कही जाती है? तो 4 ऑप्शन है, लोकतांत्रिक शैली, दूसरा सत्तावादी शैली, तीसरा सामाजिक शैली, चौथा विद्यालय शैली। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया ही शैली है। समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख शैली के बालक को किस तरीके से और समाजीकरण की प्रक्रिया में उसे नियंत्रित किया जाता है या उसे अनुशासित किया जाता है, तो उस तरीके की शैली है। तो ध्यान रखें, नंबर एक शैली है लोकतांत्रिक शैली। यह एक ऐसी शैली है जिसमें बालक के व्यवहारों को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे बालक में एक व्यवहार करने की एक प्रेरणा जागृत होती है, उसकी अंतर्निहित किसी भी कार्य को करने की चेतना में एक पॉजिटिव मनोवृत्ति विकसित होती है। तो इस तरीके से बालक के अगर समाजीकरण की प्रक्रिया में अगर बालक के व्यवहारों को प्रोत्साहन दिया जाता है तो वहाँ लोकतांत्रिक शैली कही जाती है। और ये लोकतांत्रिक शैली कहीं पर भी, चाहे हम औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस लोकतांत्रिक शैली का औपचारिक परिस्थिति में प्रयोग, जैसे विद्यालय, अगर शिक्षक छात्रों को व्यवहारों को, छात्रों को क्रियाकलापों को अगर वो प्रोत्साहन देता है, पुरस्कार देता है, तो जिससे बालकों में अवसर और चुनौतियों को सामने करने के गुण विकसित होते हैं, यानी कि कौशल विकसित होते हैं। तो इसलिए जो लोकतांत्रिक शैली है वो समाजीकरण की प्रक्रिया में वो महत्वपूर्ण शैली कही जाती है और अच्छी शैली भी कही जाती है। दूसरी जो शैली है सत्तावादी जो शैली है, सत्तावादी शैली में बालक के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। जिस तरीके से बालक कहीं न कहीं उन क्रियाओं को करने से जो उसके कहीं जीवन में अनुचित हैं उन पर नियंत्रण लगाया जाता है, अथवा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि औपचारिक परिस्थितियों में विद्यालय बालक के जब अच्छे व्यवहारों को भी नियंत्रित कर देता है तो वहाँ बालक जो अपने आगे के कार्यों को करने की उसकी शक्तियाँ कहीं न कहीं डिमोटिवेट होती हैं। तो इसलिए सत्तावादी शैली औपचारिक परिस्थिति में भी ठीक नहीं है। अनौपचारिक परिस्थिति आप जानते हैं, अगर हम कहीं पर भी किसी भी शैली का अनौपचारिक परिस्थिति में प्रयोग करते हैं, तो अगर मान लो घर में लोकतांत्रिक शैली का प्रयोग करते हैं तो उसे अनौपचारिक लोकतांत्रिक शैली के नाम से जाना जाता है। और ये तो अनौपचारिक और औपचारिक तो आप शिक्षा की उस क्रियाकलाप में अध्ययन में जानते ही हैं, क्योंकि शिक्षा के जो रूप होते हैं औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, तो उनमें हम जानते हैं। यदि माता पिता अपने बच्चे पर व्यवहारों पर नियंत्रण लगाते हैं, कभी कभी बच्चे के अच्छे व्यवहारों को भी उपेक्षित कर देते हैं, तो जिससे बच्चे की जो अंदर की जो आंतरिक शक्ति है
कार्य करने की वो हतोत्साहित हो जाती है। तो सत्तावादी शैली में इस तरीके का जो कार्य होता है तो बच्चे की आंतरिक जो शक्ति है उसे हतोत्साहित होती है अथवा उसे नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण करना। साथियों, तो मैं समझता हूं कि आप यहाँ समझे होंगे। बाकी जो शैली है, सामाजिक शैली है, समाज में बच्चे के व्यवहारों को किस तरीके से, जो क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संबंधों में उसकी वृद्धि हो रही है, सामाजिक मूल्यों को, मानदंडों को सीखता है। बाकी विद्यालयी शैली तो ये सब ही है, जैसे कि सत्तावादी शैली भी हो सकती है और लोकतांत्रिक शैली। तो इसलिए लोकतांत्रिक शैली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो साथियों, अगला क्वेश्चन। समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक को अवसरों एवं चुनौतियों के लिए तैयार करना कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है अनौपचारिक समाजीकरण, दूसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक समाजीकरण, तीसरा ऑप्शन है समाज एवं संवेगात्मक समाजीकरण, चौथा ऑप्शन है पारिवारिक समाजीकरण। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक के अवसरों एवं चुनौतियों के लिए तैयार करना है लोकतांत्रिक समाजीकरण। तो ये बात अभी क्वेश्चनों में भी स्पष्ट हुई है। आगे का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का निष्क्रिय साधन नहीं है। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि कौन सा निष्क्रिय साधन नहीं है। तो साथियों, सक्रिय और निष्क्रिय साधन समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन से होते हैं, तो इन पर भी चर्चा करते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध सामग्री, दूसरा ऑप्शन है चलचित्र, और तीसरा ऑप्शन है समसमूह, चौथा ऑप्शन है सिनेमा। तो यहाँ सही तरीके से क्वेश्चन को समझें और क्वेश्चन के आधार पर ऑप्शनों का सही चयन करें। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा समसमूह। साथियों, पूछा क्या जा रहा है, देखिए मैं आपको समझा दूं, यहाँ समाजीकरण की प्रक्रिया में साधन। देखो, नंबर एक होते हैं सक्रिय साधन, और सक्रिय साधन वो होते हैं जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने या व्यक्ति और समूह के सामने सक्रियता होती है। खासकर जो हमारी कक्षा कक्ष और परिवार मानवों के बीच जो अंतः क्रिया होती है, संबंधों में जो संवादात्मक क्रिया होती है, उन्हें हम सक्रिय साधन कहते हैं। और सक्रिय साधनों में जैसे हम अगर कहें कि नंबर एक सक्रिय साधन में एक औपचारिक साधन, औपचारिक साधन जैसे विद्यालय समाजीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय औपचारिक साधन कहा जाता है, क्योंकि वहां शिक्षक और छात्रों के बीच जो आमने सामने की अंतःक्रिया होती है। और मैं एक ये भी बात बताऊं, क्योंकि आईसीटी के इस प्रभाव में बच्चों की जो सक्रियता है वो आमने सामने की सक्रियता कम हो गई है, इसलिए कहीं ना कहीं उनके सीखने की वृद्धि पर जो प्रभाव पड़ा है वो कहीं न कहीं उनके सर्वांगीण विकास, जिस तरीके से हमारे शरीर के सभी अंग कक्षा कक्ष में सक्रिय होकर के कार्य करते हैं, तो उससे कहीं न कहीं हमारे उन पर प्रभाव पड़ता है। तो सक्रियता औपचारिक साधन, और इसी सक्रियता में जैसे हमारे अनौपचारिक साधन में जैसे हमारा परिवार है, परिवार के सदस्यों के बीच और बालक के बीच जो अंतःक्रिया होती है संवादात्मक, जैसे समाज है, समूह है, मित्र साथी, ये सब हमारे सक्रिय व अनौपचारिक सक्रिय साधन कहे जाते हैं। तो यहाँ ये अब रही बात दूसरे साधनों की, जो हमारे निष्क्रिय साधन होते हैं। निष्क्रिय साधन समस्त आईसीटी के साधन होते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी साधन हैं वो सब हमारे निष्क्रिय साधन कहे जाते हैं। क्यों? कि जहां एक मानव होता है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक साधन होता है। इसलिए आप
कि जो निष्क्रिय साधनों में हमारी पुस्तक भी प्रिंट समृद्ध सामग्री, जो पुस्तक है वो हमारी प्रिंट समृद्ध सामग्री कही जाती है। तो पुस्तक, न्यूज़पेपर निष्क्रिय साधनों में, जैसे आईसीटी के साधनों में जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, पुस्तक है, न्यूज़पेपर है, ये सब हमारे निष्क्रिय साधन कहे जाते हैं। क्यों कि एक मानव और दूसरा कहीं ना कहीं हमारा साधन, इलेक्ट्रॉनिक साधन या प्रिंट समृद्ध साधन। तो यहाँ एक चीज और समझ लें, क्योंकि कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है, मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है, टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है, रेडियो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक साधन है, लेकिन पुस्तक और न्यूज़पेपर हमारे प्रिंट समृद्ध साधन है। तो आगे भी जैसे हमारे शिक्षा और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जिस तरीके से हमारी प्रक्रिया चलेंगी, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि साधन शिक्षा के क्षेत्र में किन किस तरीके के सक्रिय, निष्क्रिय, दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य, प्रक्षेपी साधन, अप्रक्षेपी साधन, प्रिंट समृद्ध साधन, आईसीटी के निष्क्रिय साधन, इन साधनों के बारे में होगी चर्चाएं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाजीकरण का जो निष्क्रिय साधन नहीं है अर्थात सक्रिय साधन है, तो सक्रिय साधन क्या होगा, यहाँ पर समसमूह होगा। बाकी जो तीन है वहाँ हमारे केवल और केवल या तो प्रिंट समृद्ध है या हमारे इलेक्ट्रॉनिक साधन है, तो ध्यान रखना। तो ये आपकी क्वेश्चन को मैं समझता हूँ कि समझे होंगे। आज टॉपिक छोटा है क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया से हमने लिया है और समाजीकरण की प्रक्रिया को समझना है, क्योंकि उसके जो मानदंड है, मूल्य है, उनको सीखना किस तरीके से होता है। तो साथियों अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की समाजीकरण की प्रक्रिया में अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन, यहाँ मैं आपको बाल विकास से संबंधित किशोरावस्था के समाजीकरण की प्रक्रिया का एक सवाल है, तो उस पर मैं चर्चा करता हूँ। तो पहला ऑप्शन है विशिष्टता की प्रवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है सुनिश्चितता, तीसरा ऑप्शन है वाद विवाद, चौथा ऑप्शन है अति आदर्शवादी। साथियों एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ें और समझें, किशोरावस्था की समाजीकरण की प्रक्रिया में अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं, यानी परिपक्व चिंतन नहीं, कौन सा, यानी अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण, यानी परिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है। तो मैं समझता हूं कि किशोरावस्था की इस विशेषताओं में तो विशिष्टता की प्रवृत्ति, यह परिपक्वता का उदाहरण नहीं है। दूसरा सुनिश्चितता, यानी कि सुनिश्चितता परिपक्वता का उदाहरण है। बाकी तीनों वाद विवाद, अति आदर्शवादी या विशिष्टता की प्रवृत्ति, ये सब अपरिपक्वता के चिंतन की विशेषताएं किशोरावस्था की। तो मैं समझता हूं कि समझ गए होंगे इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि आपका एक टॉपिक केवीएस में दिया हुआ किशोरावस्था की चिंताएं, तो उनसे जुड़ा हुआ है, आप इस पर विचार करें। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में जेंडर स्कीमा थ्योरी का विकास किसने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हम पढ़ते रहते हैं जेंडर स्कीमा, यानी कि हम लिंग वाला जो टॉपिक है उसे हम पढ़ते रहते हैं। अब इसमें जो उसकी स्कीमा यानी कि लिंग की जो संरचना है, उन सिद्धांतों का सबसे पहले कार्य करने वाला कौन व्यक्ति था। तो पहला ऑप्शन है डेविड एल्काइट, दूसरा ऑप्शन है एस.एल. बेम, तीसरा ऑप्शन है वाइगोत्स्की और चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे। तो साथियों ऑप्शन पढ़ें, समझें और सही उत्तर का चयन करें। यहाँ आपका सही उत्तर होगा एस.एल. बेम। ध्यान देना कि लिंग यानी कि एस.एल. बेम नाम के एक शिक्षा शास्त्री हुए थे, जिन्होंने जो लिंग संबंधी जो संरचनाएं बनती हैं उस पर अपना एक सिद्धांत विकसित किया था। तो कई प्रकार की लिंगों की जो विशेषताएं उनका उन्होंने उल्लेख किया। तो तुम आपको बता दूं कि यहाँ देखा होगा कि देखो लिंग विभेदीकरण, और भी पढ़ा होगा तुमने लिंग निरूपण, और भी पढ़ा होगा लिंग समाजीकरण, और भी है लिंग
तादात्म्यीकरण, लिंग रूढ़िवादिता। इस तरीके के लिंगों की विशेषताओं का वर्गीकरण सबसे पहले लिंग जो थ्योरी, जो संरचना की जो थ्योरी दी थी वो दी थी आपकी एस.एल. बेम ने। तो ये भी एक टॉपिक है। जिस तरीके से समाजीकरण एक छोटा टॉपिक है बच्चे के बाल विकास में, सामाजिक क्षेत्र में, उसी तरीके से लिंग भी एक टॉपिक है जिसमें लिंग भूमिका क्या होती है, लिंग तादात्म्यीकरण क्या होता है, लिंग विभेदीकरण क्या होता है। तो यहाँ कई क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे हम आपको समझाएंगे। लेकिन मैं आपको सूचना बता दूं कि एस.एल. बेम ने जो लिंग संरचना सिद्धांत दिया था, यानी एस.एल. बेम ने लिंग संरचना का सिद्धांत, जिसे हम जेंडर स्कीमा थ्योरी के नाम से जानते हैं, और उसमें उन्होंने कई तरीका की जो लिंग की संबंधित विशेषताएं उनका उल्लेख किया। तो सबका अपना अपना अर्थ है। लिंग विभेदीकरण, बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं कि लिंग विभेदीकरण में तुमने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको केवल लिंग विभेदीकरण के बारे में एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे ही लिंग टॉपिक आएगा इसे स्पष्ट करेंगे, उस पर क्वेश्चन भी लाएंगे। लेकिन यहाँ पर छोटा सा समझ लें कि जो जहाँ पर स्त्रियोचित और पुरुषोचित जो गुणों की जो व्याख्या होती है, तुमने पढ़ा होगा। इसके अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो दो बातें निकल के आती हैं। एक बात होती है नंबर 1, लिंग सामाजिक संरचना, जिसे हम जेंडर यानी कि सोशल जेंडर के नाम से जानते हैं। और सोशल जेंडर क्या है? सोशल जेंडर वास्तविक वो है सामाजिक संरचना हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला और पुरुषों का जो लिंगानुपात है वो हमारा लिंग सामाजिक संरचना को निरूपित करता है, जिसे हम जेंडर कहते हैं। यहां से हम इस बात को समझ सकते हैं। दूसरा है लिंग जैविक संरचना। जहां लिंग जैविक संरचना होती है तो यहाँ दो पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण होते हैं इसमें। पहला होता है कि स्त्रियोचित और पुरुषोचित जो जैविक गुणों का जो संचरण है, यानी कि जो संगठन है, जैसे स्त्री स्त्रियोचित गुणों को लेकर के पैदा हुई है, पुरुष पुरुषोचित गुणों को लेकर के पैदा हुआ है। तो ये होती है हमारी जैविक संरचना। अगर लिंग सामाजिक संरचना की बात की जाती है तो वहाँ हम जिस तरीके से जो हमारा जो विभेद है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री और पुरुषों की जो लिंगानुपात है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि जो 943 जो महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, जो हमारी किसको निरूपित करता है, किसको स्पष्ट करता है? जो लिंग सामाजिक संरचना को किसके अंतर्गत है? विभेदीकरण के अंतर्गत। और जब ये बात ऐसी आती है लिंग जैविक संरचना, तो यहाँ पर स्त्रियोचित और पुरुषोचित जो गुण जो प्राकृतिक रूप से लेकर के पैदा होते हैं उन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम सेक्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम जेंडर के नाम से जानते हैं, और इसे हम सेक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ क्वेश्चनों को हम उस तरीके के कॉन्सेप्ट को समझें। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने से उसके अर्थ की व्यापकता हमारे मस्तिष्क में स्थापित होती है। तो यही चीज हमें समझना है कि इन छोटे छोटी सिद्धांतों के माध्यम से, क्योंकि समाजीकरण है छोटा विषय, किसके अंतर्गत है? बाल विकास के अंतर्गत है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लिंग विभेदीकरण को समझेंगे, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या है कि इसमें केवल सामाजिक संरचना की बात कही गई है या लिंग जैविक संरचना की। जो जैविक संरचना किसको स्पष्ट करती है? जैसे कि मान लीजिए स्त्रियोचित गुणों को और पुरुषोचित गुणों को। दूसरी बात, इन्हीं के अंतर्गत ये एक उस विभेद को भी जारी करते हैं कि पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा दौड़ भाग का निष्पादन बेहतर होता है। ये बात सही है कि अगर दौड़ भाग खेल कूद जैसी क्रियाओं में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक निष्पादन होता है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो 100 महिलाओं में और 100 पुरुषों में तो
जहां तक विभेदीकरण की बात की जाए, लिंग संरचना की बात की जाए, जैव संरचना की बात जाए, तो जो उनकी संवेदनशीलता है तो वो पुरुषों में कुछ उनके अपेक्षा ज्यादा हुई। हाँ, अगर बात ये की जाए कि नेत्र हस्त समन्वय पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बेहतर होता है, तो ये भी बात सही है, तो इन्हें नकार नहीं सकते। ये रूढ़वादिता नहीं है, रूढ़वादिता का अलग विषय, उसे हम कहीं ना कहीं समाज द्वारा एक थोपते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, वो हमारी रूढ़वादिता हो सकती है, भेदभाव हो सकता है, पक्षपात हो सकती है। तो ये सारी चीजों को जिस जिस तरीके से होंगे तो समझाएंगे, क्योंकि छोटा टॉपिक है और बहुत से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल इसमें बन जाते हैं। तो इसमें समझे, आप इसे समझे होंगे। अगला क्वेश्चन, विकास की पारिस्थिति परक मॉडल का विकास किसने किया? तो साथियों क्वेश्चन आपके सामने है। विकास की पारिस्थिति परक मॉडल का विकास किसने किया? तो मैं ध्यान रखना, यहाँ इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोटलेविन, दूसरा ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर, तीसरा ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, चौथा ऑप्शन है ब्राउनफेन-ब्रेनर। तो यहाँ पर सही आंसर है इसका ब्राउनफेन-ब्रेनर। तो इसने विकास का पारिस्थितिकी परक मॉडल दिया। एक बार आपको समझा दूं कि यानी कि विकास का पारिस्थितिकी परक मॉडल, ये केवल और केवल परवेशीय जो विकास है उस पर आधारित है। परवेशीय, जैविक नहीं है, केवल परिवेश में किसी भी बालक का किस तरीके से विकास होता है। तो एक यूरी ब्राउनफेन-ब्रेनर नाम का मनोवैज्ञानिक हुए थे। इन्होंने अपने विकास के पारिस्थितिकी परक मॉडल में 5 मॉडल दिए। कितने मॉडल दिए? 5 मॉडल। पहला मॉडल था इनका लघुमंडल माइक्रोसिस्टम। इन्होंने ये बताया था लघुमंडल में कि कोई भी बालक अपने निकटतम संबंधियों में अपनी क्रिया करता है, जैसे घर परिवार में, मित्रों में, जो निकटतम जो संबंधों से जुड़ता है। दूसरा इन्होंने मॉडल बताया था मध्य मंडल मेसोसिस्टम। यहां बच्चे के संबंध प्रभावित होते हैं। इस जगह पर मध्य मंडल में बच्चे के संबंध प्रभावित होते हैं। यूरी ब्रेनर ये बताते थे कि अगर मध्य मंडल में बच्चा होता है तो वहां संबंध प्रभावित होते हैं उसके। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब बालक के पारिस्थितिकी परक मॉडल में, किस मॉडल में बच्चे के बालक के संबंध प्रभावित होते तो इसमें प्रभावित होते हैं। और तीसरे मंडल में है आपका बाह्य मंडल यानी एक्सोसिस्टम। इसमें बालक सामाजिक जो बदलाव, सामाजिक क्रियाओं में जो संलग्न होता है, वो सामाजिक संबंध या सामाजिक क्रियाकलाप उसे प्रभावित करते हैं या परिवर्तन प्रभावित करते हैं। जैसे कि विद्यालय में जो उसके खेल क्रिया है, सहगामी क्रिया है, उसके साधन हैं, या माता पिता का ट्रांसफर हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, तो ये सारी चीजें उसे वहां प्रभावित करती हैं। जो चौथा जो मंडल है वो है उसका बृहत मंडल। बृहत मंडल यानी कि उसका मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम बालक की संस्कृति, आदर्श, विश्वास, मूल्यों को प्रभावित करते हैं। ये भी एक समाजीकरण की बालक की प्रक्रिया है। और सबसे एंड में है घटना मंडल। घटना मंडल बच्चे के क्रोनो सिस्टम
ये बच्चे की समस्त जीवन की जो हानि लाभ सफलता असफलता, जो जीवन की जो समग्र जो घटनाएं उन्हें प्रभावित करता है। तो साथियों मैं समझता हूं इस क्वेश्चन का सही आंसर और सही तथ्य समझे होंगे कि विकास के पारिस्थितिकी परक मॉडल का जो विकास किया था वो किया था यूरी ब्रेनन ने, जो चौथा ऑप्शन है। अगर यही बात अगर ये पूछ लिया कि भारत में पारिस्थितिक विकास का पारिस्थितिक परक मॉडल किसने विकसित किया, तो नोट करके आप ये नोट करें कि भारत में विकास का पारिस्थितिकी परक मॉडल दिया। किसने दिया, तो ध्यान रखना दुर्गा नंद सिन्हा ने दिया। और इसने 2 परतें बताई अपने विकास में। बालक में कभी भी भारतीय पारिस्थितिक परक मॉडल के अंतर्गत केवल 2 परतें बताई थी, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, एक ऊपरी परत जहां बालक का निकट संबंधी होते हैं, जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, और दूसरा होती है बाह्य परत, जहां बालक परिवेश में या समाज में क्रिया करता है। तो मैं समझता हूं ये पारिवारिक क्रियाएं, पारिवारिक और यहाँ बच्चे की सामाजिक क्रियाएं। तो ये भारत का पारिस्थितिकी, जो नोट करके आप इसे कर लें। अगला क्वेश्चन साथियों सीरीज का, दिन प्रतिदिन की अंत्य क्रिया में माता पिता पुत्री एवं पुत्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देते हैं, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लिंग भूमिका, दूसरा ऑप्शन लिंग तादात्म्यीकरण, तीसरा ऑप्शन लिंग निरूपण, चौथा ऑप्शन लिंग समाजीकरण। तो मैं समझता हूं ये आपके उस समाजीकरण से जुड़ा हुआ सवाल है और लिंग वाले पार्ट से। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से ध्यान रखना कि यहाँ पर जो सही आंसर है लिंग समाजीकरण। लिंग समाजीकरण के अंतर्गत माता पिता दिन प्रतिदिन अपनी पुत्र और पुत्रियों को एक प्रशिक्षण देते हैं। तो ध्यान रखें पुत्री के लिए जो प्रशिक्षण होता है के लिए जो प्रशिक्षण होता है उसे कहते हैं समाजीकरण की निर्भरता, जहां बच्चियां माता पिता पर निर्भर रहती हैं। और यदि पुत्रों के लिए जो प्रशिक्षण होता है समाजीकरण की प्रक्रिया में उसे कहते हैं समाजीकरण स्वतंत्रता, जहां बच्चों को स्वतंत्रता दी जाती है। ऐसे लिंग समाजीकरण के अंतर्गत और पुत्रियों को निर्भरता दी जाती है। निर्भरता का मतलब है आश्रितता। तो यहाँ पर मैं समझता हूं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में इसकी एक तथ्य को समझे होंगे। अगला समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है कौशलों का अर्जन, दूसरा ऑप्शन है मूल्य एवं विश्वासों का अर्जन, तीसरा ऑप्शन है आनुवांशिक संरचना और चौथा ऑप्शन है नीतियों और मानदंडों को सीखना। तो मैं समझता हूँ समाजीकरण की प्रक्रिया होती क्या है। समाजीकरण की प्रक्रिया में कौशलों को सीखना, मूल्यों को सीखना, समाज में जो मानदंड है, मानदंड माने उसके मूल्य, विश्वास, आदर्श, नीति, इस सबको ही सीखना समाजीकरण है। तो इसलिए इसमें सही आंसर होगा कि आनुवांशिक संरचना नहीं है समाजीकरण की प्रक्रिया में। तो समझे होंगे। तो एक बार इस सारी चीज को नोट करते जाएं। अगला
तो साथियों, यहाँ जो समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित जिस तरीके के तथ्यों को स्पष्ट करने का जो प्रयास किया गया है, ये कहीं ना कहीं बाल विकास की जो एक प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम में बाल विकास को शिक्षा शास्त्रीय या बाल विकास की अवधारणाओं में समझने के लिए मनोविज्ञान के तथ्यों के आधार पर, क्योंकि बालक की जो मनोविज्ञान की जो शक्तियां हैं वो शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में किस तरीके से कार्य करती हैं, उन्हीं शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत एक समाजीकरण बालक के सामाजिक विकास या विकास के आयाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत छोटी छोटी बातें जुड़ी हुई हैं, जिनमें लिंग भी समाजीकरण का हिस्सा ही होता है। और लिंग की भूमिका, लिंग का समाजीकरण, लिंग का तादात्म्यीकरण, लिंग की रूढ़िवादिता, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम अपने विकास की सीरीजों में आपके सामने लाते रहेंगे और उनसे जुड़ी हुई बातों पर स्पष्टीकरण करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आज का हमारा सेशन था, केवल समाजीकरण को समझना है। तो साथियों, हर टॉपिक को उसके तथ्यों से समझते हुए उसे परीक्षा उपयोगी कार्य पर है। और एक बात ध्यान रखें, पूरे ऑल ओवर मैं आपको केवीएस और रीट के बारे में बता रहा हूँ। तो केवीएस और रीट जो परीक्षाएं वो कहीं ना कहीं उन जो बोर्ड जिस तरीके से उन टॉपिकों की उस तथ्यों को जोड़ता है, जैसे कि रीट पर सबसे ज़्यादा फोकस, अगर मेथड को जिसने अच्छी तरह कर लिया वो सीडीपी पर बेहतर अपना निष्पादन करेगा। अगर केवीएस की बात की जाए तो केवीएस में 5 पार्ट इसमें महत्वपूर्ण दिए हुए हैं। 5 पार्टों में से अगर सही जो भी टॉपिक है उन पे चाहे 10-10 सवाल आप कर लें, पर कर लें उन टॉपिक की योजना, उनकी सही सही तथ्य। ऐसा अनुभव का 10,000 क्वेश्चनों का तो रिवीजन किया, लेकिन तथ्य हम नहीं समझ पाए। तो मैं आपको ये बात फिर कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो विषय है, हमारा जो अध्ययन है, सर्वज्ञता किसी के पास नहीं है, सिर्फ अनुभव है। लेकिन अनुभव निश्चित निष्कपट रूप से आपके सामने स्पष्ट होने चाहिए शिक्षक के नाते, क्योंकि आज का जो शिक्षण का जो कार्य हो गया है वो कहीं ना कहीं व्यवसायिक और बिजनेस बन गया है। तो इसलिए बिजनेस से अलग हट करके शिक्षक की ध्येय को, शिक्षक के उस क्रियाकलाप को, अनुभव को समझने का प्रयास करें। क्योंकि आप भिन्न भिन्न तरीके से अपने स्रोतों पर कार्य करेंगे, 1000-10,000 क्वेश्चन करने की बजाय आप 500 या 1000 क्वेश्चन कर लें, जिससे लेकिन टॉपिक से रिलेटिव तथ्यों को समझते हुए करें। आपकी परीक्षा के लिए वो एक ब्रह्मास्त्र का कार्य करेंगे, उपयोगी सिद्ध होंगे। तो साथियों, अगली सीरीज के साथ हम फिर मिलते हैं, जिसमें हो सकता है कि हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं को आपके साथ सीरीज के माध्यम से लाएं और उनको छोटी छोटी बातों से समझें, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ भी हमने यही कोशिश की है कि ऐसे समझाने का प्रयास किया है। तो साथियों, अगली वीडियो में आपसे कहीं ना कहीं फिर टॉपिक से मिलते हैं। नमस्कार।